नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बेहद काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ सके, बेहतर हो सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर सारिका दीपेश दुबे, जो आर्यन्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में डायरेक्टर हैं, और साथ में उनके स्टूडेंट शुभम कलमोडिया जी यहाँ पर आए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सारिका जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपके स्कूल के बारे में जानना चाहूंगी। कितने सालों से स्कूल संचालित हो रहा है और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? जी, मैं सबसे पहले बंसल ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है, और मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर मिस्टर दीपेश दुबे का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। मेरा स्कूल जो है पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है जी, और आपके बारे में भी मैम जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में भी जरा बताइएगा, और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, क्लासेस का क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है? मैडम, हमारा स्कूल नर्सरी से 12th तक है, और मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगी। जो हमारी संस्था है लाशारिका कल्चर एंड वेलफेयर एसोसिएशन, तो एक बार जब हम स्कूल की स्थापना के लिए हमने विचार किया था कि स्कूल के लिए हम अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं, तो विचार विमर्श किया गया था कि इस स्कूल का हम नाम क्या रखें। जी, तो जो भारतवर्ष में जो आर्य हैं, उन्होंने सभ्यता और संस्कृति का बहुत अधिक विकास किया है, तो उस पर्पस को लेके ही हमने अपने विद्यालय का नाम आर्यन्स पब्लिक रखा। जी, तभी से हमारी स्कूल की नींव पड़ी है। आर्यन्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल एम्स क्षेत्र के आसपास हमारा स्कूल स्थापित है, और यह एकमात्र ऐसा स्कूल है जो ISO सर्टिफिकेट प्राप्त है। हमारे स्कूल में हर वर्ष करीब 4-5 बच्चों को जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। जी, हम एकमात्र ऐसे संस्थान हैं जो बच्चों को न सिर्फ सभ्य और सुसंस्कृत बनाते हैं, बल्कि उनमें सभ्यता और संस्कृति का प्रचार भी करते हैं। हमारे डायरेक्टर महोदय जो हैं मिस्टर दीपेश दुबे, वो सुबह संस्कार वर्ग की क्लास लेते हैं, उससे बच्चों के लिए उनके मार्गदर्शन करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हर स्कूल में तो ऐसा नहीं होता। हमारे स्कूल में जब भी प्रेयर होती है, उसके बाद सर का एक संस्कार वर्ग लगता है। सर उसमें बच्चों से बात करते हैं, बच्चों की समस्याओं को सुनते हैं, बच्चों की समस्याओं को सुलझाया जाता है ना। और बिल्कुल उस कारणों से जो बच्चे हैं, बिल्कुल जैसा आपने मैम बताया, सोच जो इसके पीछे थी, इसकी नींव रखने से पहले, वो काफी काबिले तारीफ है। आपके स्टूडेंट भी, शुभम भी यहाँ पर हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। शुभम, अपने बारे में बताइए, साथ ही स्कूल के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, स्कूल में किस तरीके से पढ़ाई में आपकी मदद की जाती है? जी जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो बंसल ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। मैं क्लास 10th का विद्यार्थी शुभम कलमोदिया, आर्यन्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में सबसे पहले सबसे पहले बहुत अच्छे विद्यार्थी पढ़े हुए हैं, और विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और हर साल बच्चे मतलब 4 या 5 बार तो क्लासों में टॉप आ गए हैं, और मुख्यमंत्री जी द्वारा उनको बहुत सारे वो प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अच्छा शुभम, आप कौन सी क्लास में हैं और कितने सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं? क्योंकि आज के समय की बात करें तो वर्कलोड बच्चों पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, मैं क्लास 10th का विद्यार्थी हूँ, और हमारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं, और परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही हैं। इसलिए मैं सबको बताना चाहूँगा कि
कि कोई भी मतलब परीक्षा का इतना मतलब टेंशन ना ले विद्यार्थी, मतलब बिल्कुल भी शांत दिमाग से अपने बिल्कुल। परीक्षा के ऊपर ध्यान दें। ठीक कहा आपने, क्योंकि जब हम शांत दिमाग से काम करते हैं तो ज्यादा फोकस कर पाते हैं। सारिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपकी संस्था में, आपके जो स्कूल है वहां पे अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ते होंगे। कोई जो दिमाग से काफी तेज होता होगा, कोई थोड़ा वीक होता होगा, पढ़ने का मन करता होगा, लेकिन कैच करने में कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को परेशानी होती है। तो इन बच्चों को किस तरीके से डील किया जाता है? जी मैम, एक्चुअली क्या है, कई बच्चे बहुत अधिक कमजोर होते हैं, कई बच्चे जो होते हैं क्लास में बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं, लेकिन स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो भी जिस सब्जेक्ट के जो भी टीचर हैं, उन बच्चों के साथ अलग अलग तरीके से मिलकर उनकी समस्याओं को हम सॉल्व करते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। उनमें जो भी उनकी कमियां हैं, मैथ्स में, साइंस में जो भी कमियां हैं, उनको स्कूल के बाद उनको एक्स्ट्रा टाइम दे के हम उनकी कमियों को पूरा करते हैं। जी शुभम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने अभी बताया एग्जाम करीब है, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होगा कि ये जो मेरा पूरा सिलेबस है, इनके सभी टॉपिक्स को मुझे डेट से पहले, टाइम लिमिट से पहले निपटाना है। स्कूल से कैसे मदद की जाती है एग्जाम की तैयारी में? जी, एग्ज़ाम से पहले इसलिए हमारे सर हैं माननीय डायरेक्टर सर दीपेश दुबे सर, वो हमें समझाते हैं कि एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं लेना है, हमें मतलब धीरे धीरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और उन्होंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है। एग्ज़ाम हमारे मतलब स्कूल में पूरे कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं पिछले दिसंबर माह से, अब जनवरी से हमारे रिवीजन स्टार्ट हो गए हैं। और अभी मतलब बिल्कुल भी कोई टेंशन, उन्होंने बोला कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। और उन्होंने बोला कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर का भी हमें बताया, क्वेश्चन पेपर का PDF निकालते हुए जो पिछले साल वाला जो पेपर होता है उसका PDF भी निकलवा दिया है उन्होंने बताया स्कूल में ऐसे इनको सॉल्व करना है, ये ऐसे करना, मतलब बिल्कुल उन्होंने हमें माइंड फ्री कर दिया है बिल्कुल। जी बिल्कुल। सारिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी हमें पढ़ाई में स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद ही बच्चों को जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, उनका विकास हो पाता है, वो अच्छे से पढ़ाई को समझ पाते हैं। लैब्स की पिक्चर्स अभी मैं देख रही थी, दर्शकों को भी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई में मदद होती है ऐसे में? मैडम, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। थ्योरिकल नॉलेज तो मात्र हम याद करके उसको शायद भूल जाते हैं, पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उससे बच्चे के माइंड में बहुत अधिक तक समय तक वो चीज़ बनी रहती है। हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए हम घर में भी कोई काम करते हैं, तो जो हम प्रैक्टिकल करके करते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से बन जाती है। उसी प्रकार बच्चों को यदि हम साइंस सब्जेक्ट को ले लें या मैथ्स ले लें या सोशलॉजी ले लें, कोई भी सब्जेक्ट को उठाते हैं, यदि हम बच्चों को प्रैक्टिकल के द्वारा उनको समझाते हैं तो वो चीज़ उनको ज़्यादा समय तक उनको याद रहती है। और जब उनका एग्जाम होता है तो जब वो याद करते हैं तो उनको प्रैक्टिकल के द्वारा बताई गई चीज़ें उनको नॉलेज में रहती हैं और वो तुरंत लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सारिका जी, मैं ये जानना चाहूंगी, अभी ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन मोड दोनों में बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिला है कोरोना की वजह से। ऑफलाइन मोड के पहले, जब ऑनलाइन मोड कोरोना के टाइम में लोगों को क्लासेस दी गई, बच्चों को क्लासेस दी गई, तो स्कूल ने किस तरीके से व्यवस्था करवाई? क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किल समय बच्चों के लिए भी था, टीचर्स के लिए भी था। मैडम, जहाँ तक ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का सवाल है, तो कोरोना का समय तो बहुत डिफिकल्ट समय था। उस समय तो बच्चे भी बहुत परेशान थे और टीचर्स भी बहुत परेशान थे, पेरेंट्स भी बहुत अधिक परेशान थे। उस समय हमने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्थाएं की, बट मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी होती है। ऑनलाइन क्लास में बच्चा उतने अच्छे से शायद नहीं समझ पाता है, बट ऑफलाइन क्लास में बच्चे को बहुत अच्छे से चीज़ें को समझ में आती है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है तुरंत वो टीचर से डिस्कस कर सकता है। और ऑनलाइन क्लास में वो तुरंत ऐसा डिस्कस नहीं कर सकता है। बच्चों को शेयरिंग, केयरिंग, ये सब चीज़ें ऑफलाइन क्लास के अंदर ही आती हैं। बिल्कुल। शुभम, आपसे जानना चाहूंगी, इस पर आपका क्या विचार है? ऑनलाइन मोड आपको ज़्यादा पसंद है या ऑफलाइन मीडियम? जी मैम, मुझे ऑफलाइन ज़्यादा पसंद है। ऑफलाइन क्योंकि मतलब जैसे कि ऑनलाइन मोड चला था तो ऑनलाइन मोड में बच्चे मतलब ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन में क्या है कि मान लो उनका ऑफलाइन क्लास में कोई डाउट रहेगा तो आप वो टीचर से तुरंत पूछ सकते हैं उसके बारे में कि ये क्या है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब वो ऑफलाइन मोड में तुरंत ही सुन सकते हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन में क्या होता है कि मतलब बच्चे मोबाइल चालू करके रख देते हैं और कुछ भी अपना काम करते वीडियो ऑफ कर करके।
बिल्कुल। शुभम, आप सोशल मीडिया पर हैं क्या? क्योंकि सोशल मीडिया की अगर बात करें तो एक तरफ बच्चों को हेल्प मिलती है, गूगल से आप कोई भी सवाल देख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी होता है। नहीं, सोशल मीडिया यूज़ भी करना चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि उससे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। जी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय आ रहा है, तो मैंने भी पिछले 2 माह से मोबाइल और टीवी देखना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब मैं बिल्कुल, मेरा ध्यान पढ़ाई पर है, क्योंकि मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है। बिल्कुल। मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, टाइम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? अगर कोई संदेश आप बच्चों को देना चाहें, स्टूडेंट्स को देना चाहें टाइम की महत्ता को लेकर। जी मैम, टाइम मैनेजमेंट आज के वर्तमान युग की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। यदि आपने समय को पकड़ लिया, आपने सब कुछ पकड़ लिया। स्टूडेंट, टीचर, यदि हम समय को पकड़ लेते हैं तो हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। स्टार्टिंग से बच्चों को बता दिया जाता है कि आपको कहाँ कहाँ के कौन कौन सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, कितने लेसन प्लान आपको तैयार करने हैं। ये स्टार्टिंग में ही स्कूल एक मैनेजमेंट के द्वारा आपको समझा देता है। तो बच्चे की क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम तक आते आते बच्चा लगभग पूरी तैयारी कर लेता है। पर कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं जो आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं। और जो भी बच्चा ऐसा करता है, जो कहते हैं ना, काल करे तो आज करो, आज करे तो अब। जो भी बच्चा हो या टीचर हो या बड़े हो, जो काम कल करना है यदि वो आज कर ले, जो काम आज करना है यदि अभी कर ले, तो वो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, वह समय भी बहुत अधिक बच जाता है और हम दूसरे कामों में भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुभम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आजकल बच्चों के पास को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने का भी एक प्रेशर होता है। ऐसे में स्पोर्ट्स में भी आपको ध्यान देना है, कोचिंग भी बच्चे जाते हैं और फिर स्कूल में पढ़ाई भी। कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इस बीच? जी, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक्टिविटी में लेना चाहिए पार्टिसिपेट और स्कूल की मतलब पढ़ाई होनी चाहिए दिन भर, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें पढ़ाई में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्कूल और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। सारिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में। अभी मैंने शुभम से पूछा, इस पर आपके क्या विचार हैं? आपके स्कूल में क्या बच्चे भाग लेते हैं? इन प्रोग्राम्स का आयोजन करवाया जाता है? जी मैम, हमारे यहाँ साल भर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती ही रहती हैं। अभी प्रेजेंट में साइंस एग्जीबिशन लगना है, बच्चे बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं, पर उसका एक टाइम मैनेजमेंट होता है कि आपको सुबह 8:30 से लेके 12 बजे तक आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। 12 बजे के बाद आपको 1:30 बजे तक का समय आपको फ्री छोड़ दिया जाता है बच्चों को कि आप एक्टिविटी में ही पार्टिसिपेट करेंगे। उस समय आपकी पढ़ाई को बिल्कुल रोक दिया जाता है। लेकिन पढ़ाई और एक्टिविटी के बीच में हम कभी सामंजस्य नहीं बिठाते। पढ़ाई की जगह पढ़ाई का समय इम्पोर्टेंट होता है और एक्टिविटी का समय इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल मैम, आज के समय की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चों पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, प्रेशर बहुत बढ़ गया है, एंजाइटी बहुत बढ़ गई है। ऐसे में बच्चों के लिए क्या कोई काउंसलिंग सेशन होते हैं जहाँ उन्हें समझाया जाता है कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं बिना परेशान हुए? जी मैम, स्कूल में व्यवस्था है, जो डायरेक्टर सर हैं दीपेश दुबे सर, उन्होंने काउंसलिंग की व्यवस्था कर रखी है। वो खुद ही एक काउंसलर हैं और वो बच्चों से खुद ही रूबरू होते हैं। 1 घंटे का रोज स्टार्टिंग में सुबह जब प्रेयर होती, मैंने जैसे स्टार्टिंग बताया, प्रेयर के बाद एक संस्कार वर्ग की क्लास होती है। तो बच्चों से वो सर खुद ही रूबरू होकर सर उनकी समस्याओं को सुनकर उनको सुलझाते हैं, उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए बताते हैं कि आप कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, कैसे आप अपने सब्जेक्ट की तैयारियां करें, है ना। कभी घबराए नहीं, कभी कोई ज़रूरत हो तो आपके लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं। बिल्कुल। शुभम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, स्ट्रेस को लेकर आपका क्या सोचना है? बच्चों को आजकल काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कहीं ना कहीं 10th में आते हैं, बोर्ड्स में प्रवेश करते हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ऐसे में आप कैसे स्ट्रेस मैनेज करते हैं? जी, हमारे सर दीपेश सर बोलते हैं कि स्ट्रेस कभी मतलब दिमाग पर लेने नहीं चाहिए। एग्ज़ाम का बिल्कुल फ्री होकर एग्ज़ाम देना चाहिए और एग्ज़ाम फ्री होकर देना चाहिए। वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी स्ट्रेस तो बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ का। एग्ज़ाम जब देते हो ना तो आपका अच्छा दिमाग शुभम, बिल्कुल। अगर हम आपके लक्ष्य की बात करें तो फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखते हैं, कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं? जी, मैं अपने डायरेक्टर सर दीपेश सर की सलाह लेता हूँ, वो उनसे सलाह लेता हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि आगे मैं इंजीनियरिंग करके डिफेंस में जाकर आर्मी या नेवी में अपना प्रदर्शन करना चाहता हूँ।
बिल्कुल। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं शुभम? जी, मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल अभी चालू कर ही दी है। पहले मतलब मैं पहले मोबाइल और टीवी इनमें भी अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, पर मैंने अभी पिछले 2 माह से बिल्कुल बंद कर दिया है। हालांकि मैं सुबह शाम घूमने जरूर जाता हूँ और अपने दोस्तों के साथ कभी कभी बैडमिंटन बिल्कुल, क्योंकि खेलता माइंड को फ्रेशनेस मिलनी चाहिए, माइंड को फ्रेश करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों के एग्जाम करीब हैं, किस तरीके से आप उनको संदेश देना चाहेंगी, कैसे वो तैयारी कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर? बच्चों की लगभग तैयारियां तो कंप्लीट हो ही चुकी है, कोर्स भी उनका कंप्लीट हो चुका है। बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है कि आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपकी लगभग तैयारी हो चुकी है। मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपने पिछले एग्ज़ाम में क्या किया, आप उसको टोटल भूल जाइए। आपके सामने प्रेजेंट में जो आप अभी फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसमें आप अपना 100% कैसे दे सकते हैं, आप कितनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। आप ये मोबाइल, टीवी इन सब से दूर रहिए और जितना वक्त हो सके पढ़ाई में दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो उसको लिख लिख के याद करिए। मैथ्स है, उसको लिख लिख के बार बार सॉल्व करिए। कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, लिखने से जो होता है वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद भी बना रहता है और हमें दिमाग में भी रहता है कि हमने इस समय ये पढ़ाई की थी या इस समय ने ये लिखा हुआ था, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है और बच्चे उस आंसर को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बिल्कुल। सारिका जी, बंसल समूह की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, काम कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बंसल समूह की कुछ पॉलिसीज है, नीति है जो आपको पसंद है, या आपकी तरफ से कोई सुझाव? वर्तमान का जो युग है, यूँ कहें तो शायद बंसल समूह का ही युग है जी। बंसल समूह ने जो अभी जो सेवाएं अपनी शुरू की हुई हैं, कक्षा नर्सरी से लेके 8वीं तक फ्री शिक्षा की व्यवस्था की हुई है, फ्री सर्विस उन्होंने जो बस सर्विस दी है, मैं उसकी बहुत सराहना करती हूँ। और उन्होंने जो गांव में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर वो शहरों में लाके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। कई बच्चे अपने कहते आर्थिक परेशानियों के कारण भी शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बंसल समूह ने एक बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है इस चीज़ में कि वह बच्चों को गांव से लाकर उन्हें स्कूल यहाँ शहरों में लाके पढ़ा रहे हैं, फ्री बस सेवा दे रहे हैं। और यूँ कहें, अभी जो मैं कल यहाँ गई थी कमलापति स्टेशन, मैंने वहाँ देखा तो वहाँ मतलब चारों तरफ समझिए आप बंसल ग्रुप का ही नाम है जी। बहुत खुशी होती है कि इस समय ये बंसल ग्रुप इतनी अधिक प्रगति कर रहा है। बिल्कुल। शुभम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप स्टूडेंट हैं, अगर इन पॉलिसीज की हम बात करते हैं तो आपको ये पॉलिसीज कैसी लगती हैं? कोई सुझाव आपकी तरफ से? जी, मुझे ये सारी पॉलिसीज बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगी। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बंसल ग्रुप ने बहुत सारे काम किए। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बंसल ग्रुप ने बहुत सारे कॉलेज स्थापित किए और जो छात्र अपने इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो आईटी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, आदि क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसमें बंसल ग्रुप उनका बहुत योगदान है। बिल्कुल। शुभम, अगर आप संदेश देना चाहें आपके जैसे स्टूडेंट्स को तो वो क्या होगा? मैं अपने जैसे छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूँ कि मतलब एग्ज़ाम का कोई भी उनके मन पर या अपने दिल पर कोई भी स्ट्रेस रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री होकर इनको एग्ज़ाम देना है। और मतलब आपका कोर्स तो हो गया, आप बिल्कुल उनका रिवीजन करते रहिएगा। बिल्कुल। सारिका जी, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम जब करीब आने वाले होते हैं तब पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो सिलेबस है वो छूट जाता है या जिस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना होता है वो पीछे छूट जाता है। ऐसे में उन बच्चों को आपकी क्या सलाह रहेगी? मैडम, जब पढ़ाई स्टार्ट होती है जुलाई से, है ना, तब धीरे धीरे कोर्स की आगे बढ़ता जाता है या लेकिन बच्चा यदि पीछे पिछड़ता जाता है उस कोर्स में, तो वो बच्चा होशियार होगा तो भी वह कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में पर उसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं, और बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं पर उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। कई बच्चे याद करने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो याद करके कहते हैं रट्टा मार के लिखना कहते हैं ना जिसको, फटाफट अपना याद करते हैं वो लिख देते हैं, पर उनको नॉलेज नहीं होता। और कुछ बच्चों में कि नॉलेज बहुत अधिक होता है पर वो शायद अपना उतना 100% नहीं दे पाते। तो बच्चों को शुरू से ही अपनी पढ़ाई को रेगुलरली लिखना चाहिए, रोज अध्ययन करना चाहिए। जहाँ तक मैथ्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन है तो मैथ्स आपको रोज रेगुलर, जो बच्चे मैथ्स करते हैं और जिनका दिमाग मैथ्स में बहुत अधिक तेज चलता है वो बच्चे हर सब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल।
शुभम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप क्या कोई सिलेबस फॉलो करते हैं? आपने क्या कोई टाइम टेबल बना रखा है कि इतने से इतना समय मुझे पढ़ाई को ही देना है? जी बिल्कुल, मैंने अपना टाइम टेबल बना के रखा है कि मुझे इतनी देर ये करना है, इतनी देर, मतलब मैंने उनको अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है कि मुझे इतनी देर ये करना, इतनी देर ये वाला सब्जेक्ट करना है, इंग्लिश करना है, मैथ्स करना है, साइंस करना है। पर मैं मैथ्स से डेली रेगुलर करता हूँ, क्योंकि मैथ्स का ये रहता है बोर्ड एग्जाम में कि आप भैया मैथ्स बन नहीं रहा है इनको, इसलिए मैं मैथ्स डेली करता हूँ। शुभम, पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि बोर्ड्स का ये टाइम है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर भी प्रेशर होता है कि बच्चा अच्छा स्कोर करे। जी, मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई वो नहीं है, मतलब है तो, पर वो उनकी तरफ से ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि बिल्कुल तुम्हें ऐसे करना। वो मतलब माइंड फ्री है। जो मेरे मामा जी है वो यहाँ नूतन कॉलेज में प्रोफेसर है, उनकी सलाह है कि आप, और मेरे जो सर है दीपेश सर, उनकी भी सलाह है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल फ्री होकर लिखिएगा। बिल्कुल, और मेहनत निरंतर करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल आगे चलकर जरूर मिलता है। सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि सिलेबस शुभम फॉलो करते हैं, अधिकतर बच्चे फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं फॉलो करते हैं, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या कोई सिलेबस हमें फॉलो करना चाहिए या जो टॉपिक कवर होता है उसको आगे आगे ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? क्या कोई एक क्राइटेरिया हमें फॉलो करना चाहिए? मैडम, आजकल जो पेपर का सिलेबस का तरीका है वो उसमें चूज द करेक्ट आंसर, फिल अप, मैच द फॉलोइंग, 25 से 30 मार्क्स बच्चों के पास नॉर्मल ही होते हैं। हाँ। कि वो उस चीज को गेन कर ले। 30 मार्क्स हर बच्चे के पास मिल जाते हैं। यदि बच्चा थोड़ी सी और अधिक मेहनत करे, साल भर बच्चे यदि मेहनत करता है तो उसको 70 मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट बच्चे सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ऐसे करते करते बच्चा धीरे धीरे पिछड़ जाता है। इसलिए बच्चों को रेगुलर ही अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए और छोटी छोटी चीजों को लिख लिख कर हमेशा याद करना चाहिए। जी, सारिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप डायरेक्टर भी हैं स्कूल की, कई पेरेंट्स आपसे आते होंगे अपने सुझाव लेकर या अपनी परेशानी लेकर, आपसे सलाह भी लेते होंगे, अपने बच्चे के बारे में भी बताते होंगे। कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है, वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करे, लेकिन बच्चा और भी कई क्षेत्रों में टैलेंटेड होता है। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं तो कुछ बच्चे आर्ट्स के क्षेत्र में अच्छे होते हैं। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा हो उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि जहां इंटरेस्ट होता है वहां आप और मन लगा के काम कर पाते हैं। जी मैडम, बच्ची की प्रतिभा को जानना सबसे पहले माँ बाप का कर्तव्य कि बच्चे में क्या प्रतिभा है। देन उसके बाद टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चे की प्रतिभा को समझे कि वो बच्चा किस दिशा में या किस चीज में उसको इंटरेस्ट है। पढ़ने में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कल्चर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है। उस तरफ अगर बच्चे का जिस तरफ ही रुझान है, बच्चे को उस फील्ड में ही आगे बढ़ाना चाहिए। माँ पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, पर बच्चे को इंजीनियर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं, वह डॉक्टर बनना चाहता है। और यदि माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो बच्चा गायक बनना चाहता है। तो माँ बाप और टीचर, तीन लोगों का कर्तव्य है कि बच्चे को मोल्ड करें कि वह किस ओर आगे बढ़ना चाहता है। उसकी प्रतिभाओं को धीरे धीरे शिखर टू शिखर देखते जाएं कि वह किस ओर आगे बढ़ रहा है और उसी ओर उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। शुभम, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपका क्या कोई हॉबी है, आपका कोई इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा? जी, मेरा एक है कबड्डी में इंटरेस्ट है मुझे थोड़ा, और मैं सोचता हूँ कि मुझे कबड्डी से मतलब स्पोर्ट्स में आकर के मैं आर्मी में जाना चाहूँ। और मैं इंजीनियरिंग करके भी आर्मी में डिफेंस में जाकर के आर्मी में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये सपना है डिफेंस ऑफिसर बनने का वो एक दिन जरूर पूरा हो। सारिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, स्टूडेंट्स को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी? क्योंकि देखिए 10th के बाद ना बच्चों को लगता है कि आगे उन्हें क्या लेना चाहिए, साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर कोई और क्षेत्र में वो जाए। ऐसे बच्चों को आपकी क्या सलाह रहेगी? मैडम, बच्चा जब 9th क्लास में आता है तो उसको एक सब्जेक्टों का नॉलेज धीरे धीरे हो जाता है। उसका इंटरेस्ट उसको समझ में आता है कि उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। साइंस में है, मैथ्स में है, आर्ट्स की तरफ है, कॉमर्स की तरफ है। बच्चे को हम कैरियर काउंसलिंग के जरिए बच्चे को समझाते हैं कि आप किस सब्जेक्ट को लेके किस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब 9-10 से हमारी ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, बच्चे को समझाना हम शुरू कर देते हैं। सर बच्चों के साथ ही बैठ के उनसे उनकी जो उनके सब्जेक्ट को लेके है वो सब चर्चाएं होती हैं। तो बच्चा जब 9th पास होता है, 10th पास होता है, उसके बाद उसको खुद समझ में आता है उसको किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। और ऐसे में करके बच्चे की हम
अलग अलग उसके सब्जेक्ट को उसको बांट देते हैं। मैथ साइंस के बच्चे को, साइंस के बच्चे को, आर्ट्स के बच्चे को, कॉमर्स के बच्चे को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी आपका, शुभम आपका, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ आज के लिए लक्ष्य में बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।